हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एंटीमाइक्रोबियल्स के जनरल कंसिडरेशंस का आखिरी पार्ट देखेंगे और दिस विल फिनिश द जनरल कंसिडरेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चॉइस ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल्स। अब आपने देख लिया एंटीमाइक्रोबियल्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, एमआईसीज देखा, पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट देखा, कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग, टाइम डिपेंडेंट किलिंग। तो हम चुनेंगे कैसे, किन बेसिस पे हम एंटीबायोटिक्स चुनेंगे, ठीक। तो चॉइस ऑफ एन एंटीमाइक्रोबियल, तो तीन मेजर हेड्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। पेशेंट के बेसिस पे क्या फैक्टर्स होंगे, माइक्रोब के बेसिस पे क्या होंगे, और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के बेसिस पे क्या होंगे। सबसे पहले एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स पे आते हैं। तो इसके 5 पॉइंट्स में हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रम, टॉक्सिसिटी, फार्माकोकाइनेटिक्स, सेंसिटिविटी एंड कॉस्ट, ठीक। स्पेक्ट्रम, जैसे कि आप जानते हैं कुछ एंटीमाइक्रोबियल्स नैरो स्पेक्ट्रम होंगे, कुछ एंटीमाइक्रोबियल्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम होंगे, ठीक है। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, नैरो स्पेक्ट्रम होंगे जो लिमिटेड लिमिटेड टाइप ऑफ माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत एक लार्ज वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म है, अगर आपने लोकलाइज कर लिया है कि फलाना बीमारी है, आपने सब कुछ टेस्ट से देख लिया है, सब कुछ कर लिया है, तो एकदम स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल चलाना उस बीमारी के लिए इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम करते हैं, लेकिन पॉइंट क्या है कि लॉन्ग रन में ये आपको रेजिस्टेंस और सुपर इन्फेक्शन की भी बात ले आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी डायग्नोसिस कंफर्म है तो जो स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल है वो आपको यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो माइक्रोबियल फ्लोरा है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटेक्टिव है उसको जनरली हार्म नहीं करते हैं या कंपेरेटिवली कम हार्म करते हैं एज कम्पेयर टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। अब डिफरेंट रिलेटिव टॉक्सिसिटी होती है। लेस टॉक्सिक जो है वो ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे, इट इज़ टू ऑब्वियस। जो कम टॉक्सिसिटी होगी उनका प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। कई जहाँ पे ऑप्शंस नहीं होंगे, जहाँ एक ही दो होंगी जिनकी टॉक्सिसिटी अधिक होगी लेकिन उनको यूज़ करना मजबूरी होगी, देन वी विल बी यूजिंग मोर टॉक्सिक, देन विल बी यूजिंग दैट ओनली एंटीमाइक्रोबियल। प्रेफरेंस यही होगा, कोशिश यही होगी कि लेस टॉक्सिक वाली यूज़ करें। थर्ड इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, जैसे अभी हम लोग ने पिछले सेशन में देखा कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग थी, टाइम डिपेंडेंट किलिंग थी। तो जो एंटीबायोटिक जिस तरीके से बिहेव करती है, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक एक्स है जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट किलिंग करती है, तो आप उसकी सिंगल डेली डोज देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू मल्टीपल डेली डोज। क्यों? ये हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं, आप चाहें तो पिछले सेशन को रिकॉल कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर कोई टाइम डिपेंडेंट किलिंग कर रहा है, मल्टीपल डोजेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हम हुआ फार्माकोकाइनेटिक्स का इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी। ऑब्वियसली जो आपकी एमआईसी वैल्यू है उसके बेसिस पे, और आपने देखा कि कितना सेंसिटिव है कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी एंटीबायोटिक के लिए, कल्चर सेंसिटिविटी से आपने देखा, उसके बेसिस पे हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक चूज़ करेंगे। जो ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म होगा, वो जो ऑर्गेनिज्म जिस एंटीमाइक्रोबियल के लिए के अगेंस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होगा वो ही हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे उस केस में। कॉस्ट ऑब्वियस है, लोअर कॉस्ट हम ज़्यादा प्रेफर करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अगर सिचुएशन ऐसी है कि एक ही एंटीमाइक्रोबियल है जिसका कॉस्ट महंगा है और वही बचा सकती है, दैट इज़ मोस्ट इफेक्टिव, तो हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू गॉट एन ऑप्शन तो हम कॉस्ट को भी एक प्रायोरिटी देते हैं। चलिए, तो ये हो गया एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स के बेसिस पे। नेक्स्ट इज क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड कल्चर सेंसिटिविटी। ये माइक्रोब के बेसिस पे हो गया। आपने एक डायग्नोसिस बनाई, कोई बीमारी है, फलाना बीमारी है, मान लीजिए आपको फीवर के पेशेंट मिले, आपने डायग्नोसिस बनाई कि ये टाइफाइड हो सकता है, टाइप ऑफ फीवर देख के फिर आपने उसके बेसिस पे एंटीमाइक्रोबियल्स प्रिस्क्राइब करने शुरू किए जो उससे सेंसिटिव हों, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एड मिलता है उसमें कल्चर सेंसिटिविटी से। अगर आपने कल्चर सेंसिटिविटी करवा ली किसी भी बीमारी के लिए
और आपने पता चला गया कि कोई फलाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये फलाना फलाना ड्रग से सेंसिटिव है, तो आप स्पेसिफिक ड्रग्स चला सकते हैं। तो ये हुआ माइक्रोब्स के बेसिस पे। नेक्स्ट इज आते हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है, पेशेंट के बेसिस पे। तो पेशेंट के बेसिस पे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? एज हो सकता है, रीनल डिजीज़, हेपेटिक डिजीज़, प्रेगनेंसी, लोकल फैक्टर्स, हिस्ट्री, इम्यूनिटी एंड जेनेटिक्स। इनको हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे एज। ठीक है, तो एज जो होता है, डिफरेंट एज के लिए डिफरेंट अलग अलग तरीके के रूल्स होते हैं। जैसे बच्चा हुआ कोई, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि चाइल्ड इज़ नॉट अ मिनिएचर एडल्ट। ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम मिनिएचर एडल्ट है, आप उसके हिसाब से सब कुछ सिर्फ डोज रिडक्शन करके कर सकते नहीं। हो सकता है उस पर्टिकुलर एज में जो वो बच्चा है उसके बहुत सारे ऑर्गन्स अभी पूरी तरह से फंक्शनल ना हुए हों, बहुत सारे जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस हैं अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें कंसंट्रेशन करना, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ही जो एल्डरली होते हैं उनके में बहुत सारी चीज़ें पैरामीटर्स चेंज हो चुके होते हैं, तो वो भी ध्यान देना होगा। तो चलिए हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं कि जो क्या क्या इसमें प्रॉब्लम कर सकती हैं। जैसे टी हाफ ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ये एल्डरली में प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देना होगा। टेट्रासाइक्लिन्स जो हैं, टेट्रासाइक्लिन्स काफ़ी नोटोरियस होते हैं अगर 6 साल से कम की उम्र के बच्चों में दिया जाए, इसीलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीथ और बोन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये हमेशा याद रखना होगा। और क्लोरेम्फेनिकॉल के साथ का भी, क्लोरेम्फेनिकॉल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और होता है न्यूबॉर्न में, क्योंकि ग्रे बेबी सिंड्रोम कराता है। कॉन्जुगेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ क्लोरेम्फेनिकॉल इज इनएफिशिएंट इन न्यूबॉर्न। तो हमें यह देखना होगा कि हमें न्यूबॉर्न में क्लोरेम्फेनिकॉल नहीं यूज़ करना है। इसी तरह सल्फोनामाइड्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं बिलिरुबिन को फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स इन न्यूबॉर्न, तो कर्निक्टेरस हो जाता है। ठीक है, कर्निक्टेरस आप मेडिसिन के वर्ड्स में या फिर और मेडिसिन में आप समझते होंगे कि क्या है। ठीक है, वो डिस्प्लेस कर देता है बिलिरुबिन फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट इन न्यूबॉर्न, तो कर्निक्टेरस से प्रेजेंट करता है। तो आपने देखा किस तरह से चिल्ड्रन में ये इफ़ेक्ट डालता है। ठीक, चलिए इसी तरह एल्डरली में भी हमें कई जगह डोज रिड्यूस करनी पड़ती है। जैसे टी हाफ अगर प्रोलॉन्ग हो गया एल्डरली में, तो इनकी डोज रिड्यूस करनी होगी। तो हमें एज के हिसाब से उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कंसीडर करके तब उसकी डोज बढ़ानी घटानी जैसी भी होती हैं या फिर रोकना ड्रग को, ये करना पड़ता है। ठीक, अब रीनल प्रोफाइल में देखते हैं। अगर रीनल डिजीज़ हैं, रीनल डिसऑर्डर्स हैं, तो कुछ ड्रग्स होंगी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी, कुछ ड्रग्स होंगी जिनको डोज रिड्यूस करना होता है। आप चाहें तो कैसे भी याद कर सकते हैं, मैं हमेशा एक कोड से याद करता हूँ। तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रीनल डिसऑर्डर, ठीक है, NCCT या नॉन कॉन्ट्रास्ट CT जो होता है उसको आप नाम याद कर सकते हैं। सो टी से टेट्रासाइक्लिन याद रखेंगे, इसमें डॉक्सीसाइक्लिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी हम भी आगे देखेंगे हम लोग। तो टेट्रासाइक्लिन, बाकी C से सिफेलोथिन, दूसरे C से सिफेलोरिडीन, N से नेलिडिक्सिक एसिड और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ठीक, डोज किसके में रिड्यूस करना है, इसका कोड कर सकते हैं ईवा। ठीक है, E से इथेम्ब्यूटॉल, V से वैंकोमाइसिन, A से एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंड एम्फोटेरेसिन B। याद रखेंगे पेनिसिलिन एंड रिफैम्पिसिन, इनका डोज एडजस्टमेंट नहीं करना होता है। वी डोंट नीड टू डू एनी डोज एडजस्टमेंट फॉर पेनिसिलिन एंड रिफैम्पिसिन। ठीक, अब हमने कहा डॉक्सीसाइक्लिन नहीं होता है, ये टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। क्यों, आइए देखते हैं। तो कुछ ड्रग्स जो होती हैं जो बाइल में एक्सक्रीट होती हैं। अब जो बाइल में ड्रग्स एक्सक्रीट हो रही हैं वो डायरेक्ट फीसीज में चली जाएंगी। अगर फीसीज में चली जाएंगी तो किडनी इफेक्ट नहीं होंगी। तो अगर किडनील डिसऑर्डर भी है और वो प्योरली बाइल में एक्सक्रीट हो रही है तो हम उसको दे सकते हैं। तो सेफ़ होती हैं रीनल डिजीज़ में। इसका कोड भी यही है, सेफ़ इन रीनल डिजीज़। हाँ, सेफ के SAFE को CEF पढ़िए। तो CEF से सेफ्ट्राइएक्सोन, सिफोपेराजोन हो गया। इन द के T से पढ़िए टिगासाइक्लिन हो गया। रीनल के R से पढ़िए रिफैम्पिसिन, E से इरिथ्रोमाइसिन, N से नेफसिलीन, A से एम्पिसिलीन,
L से लिंकोसामाइड्स और डिजीज के D से डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, चूंकि ये बाइल में जाती हैं तो ये आपको रीनल डिसऑर्डर्स में देख सकते हैं। आपने यहाँ देखा था डॉक्सीसाइक्लिन हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं मानते हैं क्योंकि ये बाइल में एक्सक्रीट होती है इस वजह से। ठीक, नाउ हिपैटिक डिसऑर्डर्स अगर हुए तो क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ देखेंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ड्रग्स, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हिपैटिक डिसऑर्डर्स या डोज रिडक्शन इन हिपैटिक डिसऑर्डर्स। ठीक, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड का कोड होगा पेट। ठीक है, पी से हो गया पायरिजिनामाइड, पी फ्लॉक्सासिन, ई से हो गया एरिथ्रोमाइसिन स्टोलेट और टी से टेट्रासाइक्लिन्स। ये सारी चीज़ें प्योरली आपको याद करनी है, तो इसमें हम ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं समझेंगे। डोज रिडक्शन किन में चाहिए होगा, CIR कर लिया आपने। ठीक है, C से क्लोरामफेनिकॉल क्लिंडामाइसिन, I से आइसोनियाजाइड, R से रिफैम्पिसिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग प्रेगनेंसी। नाउ प्रेगनेंसी याद रखिएगा ये हमेशा ध्यान से कि ऑल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन रिस्क फीटस। ये पोटेंशियल रिस्क फीटस को दे सकती हैं सारे एंटी माइक्रोबियल्स, लेकिन कई मैनी ऑफ द टाइम्स हमें जो प्रेगनेंसी के टाइम में अगर कुछ हमें इन्फेक्शन ट्रीट करना है या कोई और बीमारी हो गई जिसे ट्रीट करना है जहाँ हमें एंटी माइक्रोबियल देने की ज़रूरत है, हाँ वी डोंट हैव एनी चॉइस, तो उसमें पेनिसिलिन्स, बहुत सारे सिफेलोस्पोरिन्स, इरिथ्रोमाइसिन, दीज आर कंपैरेटिवली सेफर, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। टेट्रासाइक्लिन्स आर टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, याद रखिएगा टेट्रासाइक्लिन्स नहीं देते हैं। आपने देखा बच्चों में भी नहीं दे रहे हैं, छोटे बच्चों में, हाँ, और प्रेग्नेंट वुमेन में भी नहीं देते हैं, तो ये हमेशा याद रखेंगे। जेनेटिक्स कहाँ से इफेक्ट करती है, जैसे G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स है, हाँ G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स, आप पहले जानते होंगे क्या G6PD डेफिशिएंसी होगी। अब उसमें बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ब्लीडिंग कराएंगी, डिसऑर्डर कराएंगी। ठीक है, तो इसका भी कोड आप कर सकते हैं FND, PCS एंड Q से क्विनीन हो गया, FND से फ्लोरोक्विनोस, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन एंड डैप्सोन, PCS से प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन एंड सल्फोनामाइड। ठीक है, ये ड्रग्स उन पेशेंट्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं जिनमें G6PD डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इज हिस्ट्री। अगर पेशेंट्स को प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन कोई आपने ड्रग देना चाहते हैं, आपने पूछा क्या इस ड्रग से आपको कोई एलर्जी हुई थी, अगर वो बताता है कि हाँ ये ड्रग देने से हमें कुछ एनाफाइलेक्सिस जैसी चीज सिम्टम्स आए थे, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन आए थे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, फिर से वो ड्रग अवॉइड करनी होगी। ठीक है, तो हिस्ट्री इस जगह पे पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स यूजुअली बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स चाहिए होती हैं। ठीक है, बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स चाहिए होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक से नहीं काम होता है। अब इतना याद रखेंगे कि बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक जो हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं जो टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटी वाला, तो क्या होती हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स जो होती हैं वो किल करती हैं एक्टिवली रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को। ठीक है, रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को मारती हैं। वही बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन रोकती हैं, कम करती हैं। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट इज लोकल इफेक्ट्स। लोकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, अगर पस है, सिक्रीशंस हैं वहाँ पे जहाँ पे भी इन्फेक्शन है, तो ये एफिशिएंसी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स को कम कर देगा। ठीक है, नेक्रोटिक मटेरियल है, अगेन ये एफिशिएंसी कम कर देगा, वहाँ पेनिट्रेट करना, वो ड्रग्स को पहुँचने में मुश्किल करेगा, तो यहाँ इन केसेस में एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी। हीमेटोमास मान लीजिए बन गए, तो बहुत सारी ड्रग होती हैं जो हीमेटोमास में जो ब्रोकन हीमोग्लोबिन है वह उससे साथ कंबाइन कर लेती हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, सिफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, बहुत सारी जाके वो हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लेती है, तो उनका इफेक्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा। अगर पीएच कम है, पीएच कम हो गया वहाँ इन्फेक्शन की जगह पे, तो बहुत सारी ड्रग्स एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स की एफिकेसी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैक्रोलाइड्स, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो लोकल फैक्टर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
अब कॉम्बिनेशंस जो आपने देखते होंगे ना, बहुत सारे ड्रग के कॉम्बिनेशंस, एंटी माइक्रोबियल की कॉम्बिनेशंस बाज़ार में मिलती हैं। तो ऑन व्हाट बेसिस विच वी गिव टू विच वी प्रेफर इन कॉम्बिनेशंस, किन बेसिस पे हम करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉम्बिनेशंस में क्या क्या होते हैं। चलिए, अब सबसे पहली चीज़ है इसमें सिनर्जी। प्रोज देखेंगे तो पहली चीज़ प्रोज में है कि सिनर्जिज्म अचीव करने के लिए करते हैं। सिनर्जिज्म क्या हुआ, ठीक है। मान लीजिए, सिंपल सी बात भाषा में समझिए कि अगर ड्रग ए जो है वो 1 यूनिट का इफेक्ट डाल रही है और ड्रग बी 2 यूनिट का इफेक्ट डाल रही है, ठीक है। अगर ड्रग ए 1 यूनिट का इफेक्ट डाल रही है और ड्रग बी 2 यूनिट का डाल रही है, तो अगर हम ए और बी को कंबाइन करेंगे तो ये जो इफेक्ट आएगा ये सुप्रा एडिटिव होना चाहिए। मतलब 1 + 2 नॉर्मली 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है। ये एक समझने के लिए एक प्रोसेस है। सुप्रा एडिटिव मतलब जितना एडिटिव होना चाहिए उसके कंपैरिजन में ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तब तो ये सुप्रा एडिटिव इफेक्ट हुआ। तो ये सुप्रा एडिटिव इफेक्ट पाने के लिए हम कॉम्बिनेशन प्रिफर करते हैं। एडिटिव इफेक्ट भी हुआ तब भी कई बार हम लोग प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो सिनर्जिज्म जब भी कहेंगे तो हम इसका मतलब होगा सुप्रा एडिटिव इफेक्ट से, राइट। चलिए, सुप्रा एडिटिव इफेक्ट से तो प्रोज में एक चीज देखेंगे कि कॉम्बिनेशन में सुप्रा एडिटिव इफेक्ट मिलता है, यहाँ कई बार एडिटिव इफेक्ट भी मिलता है, तो हम उनको यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, सिंगल यूज ऑफ ड्रग्स जो होती हैं उनको यूज करने से रेजिस्टेंस डेवलप करने की संभावना होती है, तो बेसिकली हम लोग उसको अवॉइड करने के लिए कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। लेकिन आप बाद में देखेंगे कि यही चीज़ जो होती है रेजिस्टेंस बना भी देती है। तो ये मज़ेदार सा फैक्ट है कि रेजिस्टेंस प्रिवेंट करने के लिए हम कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, लेकिन इन कई बार वो ये रेजिस्टेंस बना भी देती है, ठीक है। तीसरा चीज़ है ब्रॉडेन द स्पेक्ट्रम। मान लीजिए एक ड्रग थी जो कुछ बैक्टीरिया को इनहिबिट कर रही है या मार रही है, और आपने दूसरा ऐड किया तो स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो गया। दोनों ड्रग मिलके एक बड़ा स्पेक्ट्रम में बैक्टीरियल किलिंग या उनको बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट दिखा रही हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्रॉडन करने के लिए स्पेक्ट्रम के लिए, ठीक है। चलिए, अब कॉन्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। मे बी कॉम्बिनेशन देने से ADR भी ढेर सारे हो गए। हमारा एक ड्रग से काम चल सकता था, हमने दोनों ड्रग कॉम्बाइन करके दे दी, कॉम्बिनेशन में दी, तो ADRs भी बढ़ गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी शायद, ठीक है। मल्टीपल ड्रग्स दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन में दे रहे हैं, सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। सुपर इन्फेक्शन पिछले सेशन में हम लोग डील कर चुके हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। सुपर इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, पिछले सेशन आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगर इनएडिक्वेट यूज ऑफ ड्रग्स हुआ, याद रखिए यहाँ था प्रिवेंट रेजिस्टेंट, ठीक है। यहाँ प्रिवेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन दे रहे थे, लेकिन अगर इनएडिक्वेट हुआ, जितना डोज होना चाहिए था उतना कॉम्बिनेशन में नहीं हुआ, तो ये जो रेजिस्टेंस से बचने के लिए देना चाहते थे, उल्टा वो रेजिस्टेंस पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि एडिक्वेट डोज नहीं थी, कॉम्बिनेशन में एडिक्वेट डोजिंग नहीं थी, ठीक। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन यूजुअली हायर कॉस्ट ले आता है। तो जनरली जब हमारा कम से काम हो जा रहा था, सिंगल ड्रग से काम हो जा रहा था, तो हमने कॉम्बिनेशन देके कॉस्ट ऑफ थेरेपी बढ़ा दिया। तो ये हुए इन जनरल प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, बेसिकली ब्रॉडन द स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, तो इसको आगे हम लोग देख सकते हैं कि आगे हम लोग कैसे किन बेसिस पे हम कंबाइन करेंगे। चलो, एक रफ गाइडलाइन है कॉम्बिनेशन की। ये एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन एक रफली जो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशंस पे अप्लाई करती हैं, ठीक है। पहली चीज़, चलिए, तो पहली चीज़ है कि अगर बैक्टीरियोस्टैटिक, हमने ये देख लिया है कि बेसिकली कैसे बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल काम करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल जो होते हैं एक्टिवली मल्टीप्लाइंग, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिवली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया को किल करते हैं, वेयरएज बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं वो बेसिकली जो इनका मल्टीप्लिकेशन है उसके रेट को कम करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल
अगर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है, अगर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग का कॉम्बिनेशन हो रहा है तो जनरली एडिटिव होता है, एडिटिव होता है, सुपर एडिटिव की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये रेयरली सिनर्जिस्टिक होता है, ये रेयरली सिनर्जिस्टिक होता है, समझ गया, ठीक है, सुप्रा एडिटिव नहीं होता है लेकिन एडिटिव होता है। वहीं अगर बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल की को कॉम्बाइन कर रहे हैं तो ये बेसिकली एडिटिव तो होता ही है, लेकिन कई मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सिनर्जिस्टिक होता है, सुप्रा एडिटिव भी होता है, ठीक है। तो अगर साइडल साइडल मिलाएंगे तो चांसेस हैं कि सुप्रा एडिटिव होगा, अगर स्टैटिक स्टैटिक मिलाएंगे तो चांसेस हैं कि सिर्फ एडिटिव ही रह जाएगा, सुप्रा एडिटिव नहीं होगा, ठीक है। नाउ अगर बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक मिलाएंगे तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एडिटिव होगा अगर ऑर्गेनिज्म इज लेस सेंसिटिव टू बैक्टीरियोसाइडल, ठीक, अगर बैक्टीरियोसाइडल से ऑर्गेनिज्म लेस सेंसिटिव है तो ये एडिटिव होगा, और अगर ऑर्गेनिज्म इज मोर सेंसिटिव टू बैक्टीरियोसाइडल तो ये एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, एडिटिव सुपर एडिटिव छोड़िए एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। क्यों, इसको समझ लीजिए हल्का सा। बैक्टीरियोसाइडल जो होता है रैपिडली मल्टीप्लाइंग बैक्टीरिया पे काम करता है, और बैक्टीरियोस्टैटिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को रोकता है। तो अगर ज़्यादा सेंसिटिव है बैक्टीरियोसाइडल के लिए तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग क्या करेगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया को धीमा कर देगी। अब रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा नहीं, और अगर रैपिडली मल्टीप्लाई किया नहीं तो बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल ड्रग के लिए अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा, तो बैक्टीरियोसाइडल ड्रग का एक्शन कम हो जाएगा। मान लीजिए पहले 100 बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई करते थे, अगर सिर्फ बैक्टीरियोसाइडल दे रहे थे उन पे बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट करता था, अब बैक्टीरियोस्टैटिक के साथ कंबाइन किया, अब 50 ही बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बाकी 50 पे बैक्टीरियोस्टैटिक अपना इफेक्ट डाल रही है, और चूंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है बैक्टीरियोसाइडल के लिए तो बेसिकली अब वो 50 को ही बैक्टीरियोसाइडल मार पाएगी। तो दिस टर्न्स आउट टू बी एंटागोनिस्टिक, ठीक। अच्छा, इसका एग्जाम्पल होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पेनिसिलिन्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन्स फॉर न्यूमोकोकाई हो गए, ठीक है। अगर बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक में अगर हम मिला रहे हैं और लेस सेंसिटिव तो बैक्टीरियोसाइडल है तो ये एडिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गए स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इन ब्रूसेलोसिस, और भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो 2 बैक्टीरियोसाइडल के कॉम्बिनेशंस में एक बहुत कॉमन एग्जांपल है रिफेम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड, ठीक है। चलिए, तो इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, इसी के साथ जनरल कंसिडरेशंस ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स ख़त्म हो गया, और बेसिक फैक्ट्स हमने आपको इसमें डिस्कस कर लिए हैं, और जो कुछ स्पेसिफिक छोटे मोटे फैक्ट्स हैं वो हम लोग शॉर्ट्स में देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट सेशन से हम लोग एंटीमाइक्रोबियल्स स्पेसिफिक एंटीमाइक्रोबियल शुरू करेंगे। थैंक यू, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।